हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 तक हम क्लियर कर चुके हैं और सारी प्रीमें भी हो चुकी हैं। तो आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है, देखिए इस तरह का आपके सामने। आप अपनी किताब ले लें और अपनी किताब में देखें तो ये एक लाइन सेगमेंट है, AB रेखा है और नीचे जो रेखाखंड है उसको नाम CD दिया गया है। और इस रेखा को कोई एक रेखा, इन दोनों रेखाओं को कोई एक रेखा इस प्रकार कट कर रही है ऐसे। यहाँ पर 50 अंश का कोण दिया गया है, 50 डिग्री का एंगल है ये। इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है x, ये x है। ये 135 डिग्री का दिया गया है, देखिए 135 डिग्री का दिया गया है और ये दिया गया है y। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्र 6.28 में, इसका नाम 6.28 बुक में लिखा गया है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया x तथा y के सामने, यानी हमारा टारगेट है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। और देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। और इसके बाद ये वैल्यू निकालने के बाद हमें दिखाना है कि जो AB रेखा है वो CD के क्या है, समांतर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके पहले की सारी थ्योरम्स आप तैयार कर लें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं क्लास 9th वाले प्लेलिस्ट में। देखिए, अगर मैं इस रेखा का नाम T लिख दूं तो जब कोई एक रेखा हम खींचते हैं तो एक रेखा पर अगर कोई दो कोण बनते हैं तो रेखीय युग्म अवगृहीत कहती है कि उन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चूंकि T एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये 50 अंश का बन रहा है और ये है x। तो अगर ये 50 का है और ये x है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 180 होगा, क्योंकि एक रेखा के किसी बिंदु पर ये दो कोण बन रहे हैं। तो अगर हम कहें कि x + 50 डिग्री, तो जब हम x + 50 डिग्री कहेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब 180 अंश ये इसलिए हुआ क्योंकि हम इसके पहले प्रमेय पढ़ चुके हैं, रेखीय युग्म अभिगृहीत। अब ये रेखीय युग्म अभिगृहीत ये क्या कहती है कि यदि किसी रेखा पर कोई दो कोण बने एक बिंदु पर, जिनको हम संलग्न कोण कहते हैं, तो दो संलग्न कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 अंश। तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि x धन 50 अंश, ये x और ये 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। इसलिए अगर x बराबर निकाला जाए तो देखिए x बराबर क्या आएगा, 180 अंश में हम 50 अंश को घटा दें ये। तो जब 180 में 50 को घटाओगे तो ये बराबर आ जाएगा 130 अंश। ये जो कोण दिया है ये 135 का दिया है, देखते हैं जरा बुक में 130 होना चाहिए। यस, 130 है। तो ये जो कोण दिया है 135 नहीं दिया बल्कि 130 दिया है। तो देखो, एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि y जो है वो इस 130 का शीर्षाभिमुख कोण है, तो जो y की वैल्यू आएगी वो भी 130 अंश आएगी। कोष्टक में हम लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये दोनों कोण हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब जरा आप गौर से देखो, x आ गया 50, x कितने का आया, 130 का, यानी ये कोण हम निकाल चुके हैं, ये 130 का आया। जो y है वो भी 130 का आया। तो दो वैल्यू जो हमको ज्ञात करनी थी वो तो हम निकाल चुके हैं। अगर x और y को अगर आप देखें तो ये एकांतर अंतःकोण है, यानी चूंकि हम ये कह सकते हैं कि x तथा y एकांतर कोण है। आप जानते हो कि एकांतर कोण यदि बराबर हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमने देखा कि x और y ये दोनों एकांतर कोण हैं
और ये दोनों बराबर बराबर हम निकाल चुके हैं, वो 130 अंश के आए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी रेखा होगी वो किसके समांतर होगी, सी डी के। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर पहला था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया है उसमें कहा गया है, एक चित्र बना हुआ है आपके सामने, ए बी समांतर है सी डी के। एक रेखा ए बी है, ये सी डी के क्या है, समांतर। जो सी डी है ये सी डी, ये ई एफ के क्या है, समांतर। अब देखो ए बी समांतर है अगर सी डी के और सी डी समांतर किसके है, ई एफ के, इसका मतलब हो गया ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर, राइट। फिलहाल देखिए दिया क्या है, y अनुपात z, ये y है और ये z है, इन दोनों का जो अनुपात दिया गया है कोणों का वो 3:7 दिया गया है। तो हमसे x की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले ये सोचो अगर आप मान लो, जैसे आप क्लास 8 में पढ़ते रहे कि माना आनुपातिक अंक, आपके लगाने के तरीका था अगर अनुपात दे दे कि माना आनुपातिक अंक ये बराबर है x, तो चूंकि y का अनुपात है 3 तो y बराबर हो गया 3x और z का अनुपात है 7 तो वो बराबर हो गया 7x। इसका मतलब ये हो गया कि जो y है ये 3x हो गया और जो z है वो कितना हो गया, 7x। बात समझ में आ गई। अब देखो जरा, चूंकि जो सीधी रेखा है ये EF के दे दी गई है समांतर, ये है CD और ये है EF, ये दोनों समांतर रेखाएं अगर दे दी गई हैं तो ये बताइए ये जो कोण होगा ये वाला, ये कोण भी Z के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण को भी हम Z कह दें और ये भी कितने x हो गया, 7x। तो बताइए ये जो है ये 7x आया तो ये CD पर भी तो दोनों कोण बने हैं। अगर ये CD पर ही दोनों कोण बने हैं तो y धन z ये बराबर 180 हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों समांतर हैं तो मैं इस कोण का नाम अगर 1 रख दूं अपने से, तो जो कोण 1 होगा वो बराबर होगा कोण किसके, z के। क्यों बराबर होगा, संगत कोण है। चूंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए जो कोण 1 की वैल्यू आएगी वो z के बराबर और z भी कितना है, 7x। अब चूंकि CD है एक रेखा तो CD एक सरल रेखा है। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर अगर दो आसन्न कोण बने हुए हैं तो इन दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। इसका मतलब 3x ये y है और जो कोण 1 है वो 7x है, तो 3x + 7x, 3x + 7x ये बराबर हो गया 180 अंश। बात समझ में आ गई। अर्थात 10x बराबर आ गया 180 अंश। इसलिए जो x की वैल्यू आई वो 180 अंश बटे 10 अंश, 10 यानी ये बराबर हो गया कितने अंश, 18 अंश। तो जो अनुपातिक अंक था वो 18 डिग्री के बराबर आया। बात समझ में आ गई। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि कोण y कितना होगा तो y 3x है, तो 18 × 3 यानी ये आ गया 54 डिग्री का पहला उत्तर। z ये कितना है, 7x है, तो 18 × 7 तो 18 7 126, तो z हो गया 126 का। तो y और z निकाल लिया। हमसे पूछा है x की वैल्यू, तो ये बताओ AB और, वैसे भी मैं बता दूं आपको कि अगर AB और CD समांतर है, चूंकि AB को कहा गया है कि ये समांतर है CD के, तो फिर जो कोण x होगा वो कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि कैसे कोण है ये, एकांतर कोण। इसलिए जो कोण x होगा वो बराबर कोण 1। ये क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और जो कोण 1 है वो है 7x यानी 18 7 126 के। इसलिए जो कोण x हो जाएगा वो भी 126 अंश के, और यही क्या हो गया आंसर। देखो ये कोण 1 और कोण z बराबर हैं। अगर कोण 1 कोण z बराबर हैं तो x भी z के बराबर होगा, और z आया है 126 का, इसलिए कोण x भी आ जाएगा 126 का। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया है, देखिए क्या कहा गया है।
ए बी समांतर है सी डी के, पहली चीज़ बताई गई। ई एफ को कहा गया कि ये लंब है सी डी पर। ई एफ ये सी डी पे लंब है, यहाँ पर कोण 90 का बन रहा है। लंब का मतलब 90 डिग्री का जो कोण बना है। जी ई डी कोण है कोई, देखो जरा कहाँ पर है। जी ई डी ये पूरा कोण ये दिया है 126 126 का। तो आपको कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं? कोण ए जी ई चेक करो, ए जी ई, एक कोण तो तुम्हें ये ज्ञात करना है ये वाला। दूसरा कोण तुम्हें ज्ञात करना है जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला कोण। तीसरा तुम्हें ज्ञात करना है एफ जी ई, एफ कहाँ है जोड़ो, एफ जी ई, एक कोण तुम्हें ये ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सोचो कि ए बी और सी डी ये हमको समांतर दे दिया है, ए बी और सी डी ये हमको समांतर दिया है। तो चूंकि जो ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी के, राइट है। तो अगर ए बी और सी डी समांतर हैं तो निश्चित तौर पर इनके एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो ये रेखा और इधर ये रेखा समांतर जा रही है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो कोण इधर से होगा कौन सा? जी ई डी, ये बराबर ही होगा कौन किस कोण के? ए जी ई के। इसलिए कोण ए जी ई ये बराबर ही होगा, देखो ए जी ई ये कोण आया ये, और इधर ये कोण आया, क्योंकि ये दोनों रेखाएं हैं समांतर। तो जैसे ये दो रेखाएं समांतर होती हैं और ये तिर्यक रेखा काटेगी तो जो ये कोण होगा वो इधर वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा, एकांतर कोण। तो देखिए ये कोण हुआ और इधर ये कोण हुआ। तो इस प्रकार जो कोण ए जी होगा, ए जी ई होगा, वो जी ई डी के बराबर होगा, बराबर होगा कोण जी ई डी के। परंतु जो जी ई डी दिया है वो कितने का दिया है? 26 अंश 126 का। इसका मतलब ये हो गया कि कोण ए जी ई ये हो गया 126 अंश से पहला कोण आ गया, ये हमसे पूछा था। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ए बी है ना वो एक सरल रेखा है। चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, आपको मालूम है कि एक रेखा पर बने दोनों कोणों का योगफल बराबर होता है 180 अंश। इसको कहते हैं रेखीय युग्म अभिगृहित। इसलिए जो कोण होगा ए जी ई, ये है ए जी ई, अगर इसको मैं जोड़ूं कोण कौन सा? एफ जी ई ये वाला कोण, तो इन दोनों को जोड़ें तो 180 आ जाएगा। तो धन कोण एफ जी ई ये बराबर कितने अंश होगा? 180 अंश होगा। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि कोण एफ जी ई ये कितना होगा, तो आप 180 अंश में घटाओगे किसको? कोण ए जी ई को। और कोण ए जी ई कितना है? 126 है। ये देखो 126 एकांतर कोण थे अभी निकाले थे। तो इसमें तुम 126 को क्या करो? घटा दो। तो इसलिए जो कोण आएगा एफ जी ई 126 घटाओ, 10 में 6 गए 4, राइट है। 10 में 6 गए कितना? 4, और इधर 7 में 2 गए 5, यानी कितने अंश का आएगा? 54 डिग्री का कोण आ जाएगा ये। देखो 10 में 6 गए 4 और इधर 7 बचा, 7 में 2 गए 5, तो 54 अंश का कोण ये आ गया। एक आपसे ये भी कोण पूछा गया था, देखो तो ये कोण आ गया कितने अंश का? 54 अंश का। अब बात आई कि ये कोण कितना होगा। तो देखो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये कोण निकालना बहुत आसान है। क्यों? अरे 126 में 90 घटा दो तो जो बचेगा वो आ जाएगा। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कोण तीसरा वाला बचा है आपका, इसमें तो दूसरा नंबर है जी ई एफ, जी ई एफ। तो कोण अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ई एफ क्या होगा, तो आप कहोगे 126 में ये 90 है। मैं ऊपर पहले बता चुका हूँ आपको, क्योंकि ये रेखा लंब है। तो अगर लंब है तो लंब सदो 90 डिग्री का बनाएगा। तो इसमें से 90 को क्या करो? घटा दो। अब अगर 90 घटाया तो 6
और 12 में 9 गए कितना 3, यानी कितने अंश का कोण आ गया 36 अंश का। तो इस प्रकार देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे करवा रहा हूँ, आप समझते चलिए, इनको नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, देखिए एक चित्र बना हुआ है जिसमें पी क्यू को एस टी के समांतर कहा गया। पी क्यू ये रेखा है और एस टी ये रेखा है, ये समांतर है रेखा है दोनों। कोण पी क्यू आर ये दिख रहा है, पी क्यू आर आपको 110 डिग्री का दिया गया है और कोण आर एस टी 130 डिग्री का दिया गया है। हमसे पूछा है कोण क्यू आर एस, ये कोण। तो देखो अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह, ये यानी मैंने क्या किया कि इसको मैंने पी क्यू को मैंने बढ़ाया एम तक। मान लो ये इसको एन पे काटा, समझिएगा ज़रा। तो मैंने क्या किया, एक रचना किया कि पी क्यू को एम तक बढ़ाया, उसी रेखा को आगे और बढ़ा दिया, जो मान लो आर एस को एन पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, चाहे जो आप लिख लो, काटता है। ये बताओ ये एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज में अगर आप देखो इसी रेखा को तो तुमने आगे बढ़ाया है, तो अगर ये 110 का है तो ये 180 में घटा दो, एक रेखा बन रही है। तो अगर हम ये कहें कि चूंकि जो पीएम है एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर अगर इस कोण का नाम मैं 1 रखता हूँ तो 110 अंश और धन कोण 1 बराबर 180, इसलिए 110 अंश धन कोण 1 बराबर ये हो गया 180। तो कोण 1 बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 अंश, तो ये कोण कितने का आ गया 70 अंश का। तो देखिए कितने आराम से ये कोण निकला, ये 70 का आ गया। अब देखो जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, हमने पी क्यू को ही तो आगे बढ़ाया है, तो ये पूरी जो पी एम होगी ये भी एस टी की क्या होगी समांतर। तो चूंकि जो पी एम है ये समांतर है किसके, एस टी के। दो समांतर रेखाएं हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई, एस आर तिर्यक रेखा है तथा एस आर तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे अगर, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो बोलो ये भी कितने का हो गया 130 का। इस कोण को अगर आप देखें तो इसलिए कोण जो एम एन आर होगा ये भी 130 का होगा, क्योंकि संगत कोण थे तो संगत कोण क्या हो गए, बराबर। अगर इस कोण का नाम मैं कोण 2 लिख दूं तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर दो कोणों का योगफल 180 होगा। तो चूंकि पी एम अगर एन को शामिल कर लो, क्योंकि एन पर हम ले रहे हैं, तो पी एन एम एक रेखा है। हम जानते हैं कि रेखा पर बने दो कोणों का योगफल 180, इसलिए कोण 2 धन 130 अंश बराबर हो गया 180। तो कोण 2 को अगर निकालें तो 180 और बोलो ये 130 उधर घटा, तो बताओ कितना आया कोण 2, ये 50 अंश का आ गया। तो कोण 2 आ गया 50 अंश का, तो ये हो गया कोण कितने अंश का, 50 अंश का। अब देखो किसी त्रिभुज के कोई दो कोण हमें पता हो गए, तो तीसरा कोण हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा दें। इसलिए कोण क्यू आर एन, अब एन को न लिख के एस लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोण तो वही आएगा। तो कोण क्यू आर एस ये वाला कोण आएगा बराबर 180 में हम 70 धन 50 अंश जोड़ के घटा दो, 70 50 120 हो गया, तो बराबर कितना बचा 60 अंश। यानी लास्ट में हमें जो आंसर मिला वो कोण क्यू आर एस ये बराबर कितने अंश आ गया 60 अंश। हम चाहे तो एक समांतर रेखा यहाँ से भी खींच लेते, ऐसे भी खींच सकते थे, ठीक है ना। तो तरीके हैं, कई तरीके एक सवाल के लगाने के हो सकते हैं, तो ये भी एक बेहतर तरीका है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, एक चित्र बना हुआ है इसमें,
ए बी को कहा गया है समांतर है सी डी के, तो ए बी रेखा हो गई, ये हो गई सी डी, ये दोनों आपस में क्या है समांतर। ए पी क्यू कोण ये 50 डिग्री का दिया है ये, और पी आर डी ये पी आर डी है कोण, ये दे दिया है हमको 127 अंश का। तो एक्स और वाई के मान पूछा है, तो सबसे पहले आप कितने आराम से देख सकते हो, ए बी को कहा गया कि ये सी डी के समांतर, तो ए बी रेखा और सी डी हो गई समांतर, और ये जो पी क्यू है ये हो गई तिर्यक रेखा, तथा जो पी क्यू है ये हो गई तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए जो कोण x होगा वो बराबर होगा कोण ए पी सी के। यहाँ पर कोण ए पी सी नहीं बल्कि क्यू है, तो ए पी क्यू के बराबर हुआ। और जो ए पी क्यू है वो 50 अंश का दिया है, इसका मतलब x बराबर कितने अंश आ गया, 50 अंश। ये लो पहला उत्तर आ गया। अब जरा इधर देखो, ए बी और सी डी समांतर हैं और ये भी तो तिर्यक रेखा है, ये देखिए। तो अगर हम पुनः ले लें कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, और अब की बार हम कह दें कि पी आर तिर्यक रेखा है तथा पी आर तिर्यक रेखा है, तो ये बताओ दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो कोण होगा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये इस पूरे कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि 50 अंश और धन वाई ये मिल जाएं तब होगा 127 अंश के बराबर, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लो आपका एक लाइन में भी आ गया। तो अगर यहाँ से वाई निकालोगे तो वाई बराबर आ जाएगा 127 डिग्री और माइनस कितना, 50 अंश। तो बोलो कितने अंश का है, 77। तो इस प्रकार एक्स और वाई के मान बहुत ही आसानी से आ गए। और अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आइए उसको कर लेते हैं, फिर ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी। देखिए आखिरी क्वेश्चन नंबर जो इसका 6वां है उसको आप ध्यान से समझिएगा, बेहतर सवाल है सबसे ज़्यादा। दो समतल दर्पण हैं, एक का नाम है पी क्यू और एक का नाम है आर एस। ये किताब में अगर आप क्वेश्चन पढ़ सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। पी क्यू और आर एस ये कोई दो समतल दर्पण है, मगर ये एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, राइट है ना। तो एक दर्पण ऊपर पी क्यू हो गया और नीचे दूसरा हो गया आर एस, ये पैरेलल रख दिए गए हैं। और एक किरण कोई ए बी पी क्यू समतल से टकराती है। आप जानते हो कि जब कोई भी किरण किसी समतल से टकराती है तो परावर्तित होगी। तो अब ये टकराती है और परावर्तित हो, तो फिर पुनः इसको एक समतल दर्पण आर एस मिलता है। तो ये फिर उसके बिंदु कहाँ से टकराती है, बी से जाती है और फिर सी से ये टकराती है, यहाँ पर ये सी बिंदु पे टकराती है और टकरा करके ये पुनः परावर्तित होती है। सी डी रेखा परावर्तित किरण हो गई, राइट है। हमसे कह रहा है सिद्ध करो कि जो रेखा ए बी किरण है, प्रकाश की जो किरण ए बी है वो सी डी के क्या होगी, समांतर होगी। तो देखो इसमें फिजिक्स लगेगी। कक्षा 8 में आपने परावर्तन के नियम पढ़ा है, तो अगर हम परावर्तन के नियमों का प्रयोग करें तो उसमें हमको मालूम है कि हम अगर बी से पी क्यू पे लंब डाल दें, तो यदि हमने कहा कि जो बी एन है वो लंब है पी क्यू पर, तथा ये जो सी एम है ये हम लंब डाल दें आर एस पर, तो सी एम ये लंब डाल दें आर एस पर, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो परावर्तित किरण होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, और दूसरा जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर मैं इस कोण को 1 कह दूं और इस कोण को 2 कह दूं, तो मतलब ये हो गया कि जो आपतन कोण 1 है वो इधर के परावर्तन कोण 2 के बराबर होगा, और इसी तरह ये जो कोण 3 है ये कोण 4 के क्या होगा, बराबर।
तो अगर मैं दूसरे मायने में ये कहूँ कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे, मतलब कोण 2 जो है इस पूरे कोण का आधा होगा, ABC कोण का क्या होगा, आधा होगा, राइट है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चूंकि परावर्तन के नियम से जो कोण 1 है वो बराबर कोण 2 होगा। हम जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है ये बराबर ही होता है परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, और चूंकि ये भी तो दर्पण है तो इस पर भी कोण 3 होगा आपतन कोण और 4 होगा परावर्तन कोण। तो इधर भी कोण 3 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 4। तथा हम कह सकते हैं कि जो कोण 3 होगा वो बराबर ही होगा कोण किसके, 4 के। ये हमें पता चल गया। अब अगर मैं इस कोण का नाम 5 रखूं और इस कोण का नाम मैं 6 रखूं, तो चूंकि अब नंबरिंग मैंने इसलिए डाली है कि जिससे आप कंफ्यूज न हो, तो चूंकि जो PQ दर्पण है वो समांतर है किसके, RS के। तो अगर PQ दर्पण RS के समांतर है तो ये BC तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो 5 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 5 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6 ये हो गए एकांतर कोण। अब जरा ध्यान से देखो, हमें ये पता चल गया कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। कोण 5 बराबर कोण 6 के क्यों है, क्योंकि ये जो रेखा है ये कौन सी, PQ, और ये कौन है, RS। ये दोनों हैं समांतर और ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो देखिए ये एकांतर कोण इस एकांतर कोण के क्या होगा, बराबर हो गया। अब चूंकि जो आपको मालूम है कि BN ये अभिलंब है, तो अभिलंब अपने तल पर लंब होता है, तो जो BN है वो PQ पर लंब है। इसी तरह ये जो CM है ये अपने तल RS पे लंब होगा। लंब का मतलब ये 90 डिग्री के कोण पर हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब कोण 2 धन कोण 5 ये बराबर हो गया कोण 6 धन कोण 3। क्यों बराबर, कोण 2 और कोण 5 ये भी 90, और कोण 3 और कोण 6 ये भी 90, और बराबर कितने अंश, 90 अंश। लेकिन हमें पता है कि कोण 5 और कोण 6 बराबर हैं, तो हमने कोण 5 और कोण 6 को कैंसिल कर दिया, बराबर बराबर कोण कट गए। तो हमें एक जानकारी मिल गई कि कोण जो 2 है वो बराबर कोण 3 के आ गया। देखो कोण 2 कोण 3 के बराबर अगर आ गया तो निश्चित है कि कोण 2 का जो दुगना होगा वो कोण 3 के दुगने के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3। अब देखो कोण 2 का दुगना ही तो है पूरा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये 1 और 2 बराबर हैं तो ये आधे आधे हुए। इसका मतलब ये हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोण 2 बराबर कोण 3 है तो कोण 1 भी कोण 4 के क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर इन दोनों का योग भी इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। या आप ये कह सकते हो कि चूंकि 1 और 2 बराबर हैं, इसका मतलब जो कोण 2 होगा वो पूरे कोण का आधा होगा, कोण 1 भी पूरे कोण का आधा होगा। इधर से कोण 3 और 4 बराबर हैं, तो 3 अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा हुआ, तो ये पूरा 2 थीटा हो गया आपके समझने के लिए। इसका मतलब कोण 2 का दुगना ये बराबर कोण 2 के तिगुने के हो गया, सॉरी कोण 2 का दुगना बराबर कोण 3 का दुगना। अब कोण 2 का दुगना का मतलब कोण ABC, अर्थात ये बराबर हो गया कोण किसके, ABC के। कोण 3 का दुगना मतलब कोण हो गया DCB के, बराबर कोण DCB के। परंतु साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा कोण ABC और ये जो लिखा है DCB ये एक आंतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है
जब दो एकांतर कोण बराबर होते हैं ना, तो जिनके साथ कोण बनते हैं वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए ये पूरा कोण और इधर ये पूरा कोण बराबर आया, मतलब ए बी जो है, इसलिए मैं यहाँ लिखे देता हूँ, इसलिए ए बी ये समांतर हो गई सी डी के। तो बेहतरीन सवाल, बेहतरीन तरीका है, अन्यथा की दृष्टि में काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा ये। तो सबसे अच्छा मेथड यही हो सकता है। तो इसको आप एक दो बार अपने से फिर से ट्राई करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हुई। नमस्ते।